नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का हमारे एपिसोड 4 में। और ये एपिसोड 4 है संघर्ष की कहानी। और ये संघर्ष की कहानी है दोस्तों आपके उन सभी नायकों की जिन्होंने एमपीपीएससी में अपना स्थान बनाया है और अपने परिवार का ही नहीं पूरे प्रदेश का सर गौरव से ऊंचा किया है। तो आज के हमारे नायक और ऐसी कहानी के साथ मैं हाजिर हूँ। आज के हमारे नायक हैं संस्कार बावरिया जी। ये जनपद सीईओ हैं और कैसे इनने सफलता अपने हासिल की और क्या चैलेंजेस थे, क्या परेशानियां थी, क्या संघर्ष था, वो सब जानते हैं इनसे डिटेल में। बहुत बहुत स्वागत है संस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक मुहिम चलाई है इस चीज की जिसमें लोगों को उनकी संघर्ष के बारे में लोग अपना बताते हैं। और जो नई जनरेशन और जो नए लोग इस पीएससी की सीरीज या पीएससी के एक बोलते हैं ना एक जीवन में जो प्रवेश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पीएससी एक अलग ही एक संघर्ष है क्योंकि और इसमें जो लोग प्रवेश कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा एक मुहिम है ये, जो लोग समझेंगे सीखेंगे इस चीज से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबसे पहले तो। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आज की जो कहानी है ना बहुत दिलचस्प होने वाली। हम जानेंगे क्या संघर्ष रहा, शुरुआत कैसे हुई, क्या स्ट्रगल के वो दिन थे और आज जब ये खूबसूरत मुकाम पर हैं, आपने जो चाहा वो करके दिखाया, उसकी कहानी आज खुद बताएंगे उनकी खुद की जुबानी। तो सुनते हैं संस्कार बावरिया जी को। तो सर ये सफर कैसे शुरू हुआ, कहाँ से, वो संघर्ष क्या था, आपका चैलेंजेस क्या थे? देखिए, शुरुआती दौर में तो पीएससी का लाइफ में ऐसे कोई सीन नहीं था। संघर्ष की कहानी अगर स्टार्ट करेंगे तो 10वीं तक तो लाइफ बहुत नॉर्मल रहती है क्योंकि हमें ज्यादा तो सोचना नहीं रहता है। टीचर्स ने जो बता दी कि आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ना है, लिमिटेड सब्जेक्ट्स होते हैं और हमें सिर्फ उन्हीं में वर्कआउट करना रहता है। तो 10 तक तो बहुत हंसी खुशी वाली जिंदगी चलती है। हाँ चलो ठीक है, दिन भर जो पढ़ाई की शाम में होमवर्क किया और अटेम्प्ट दिए। और उस समय जब 10th में था उस समय सीजीपीए सिस्टम आया हुआ था। तो सीजीपीए का तो और ऐसा लगता था कि यार पढ़ाई इतना कोई ज्यादा ठीक है चल रहा है, क्योंकि सीजीपीए में आपको अपनी एक्चुअल वैल्यू समझ में नहीं आती है क्योंकि एकदम से नया सीजीपीए आया हुआ था और उस टाइम पॉइंटर सिस्टम हो गया था, परसेंटेज की वैल्यू खत्म हो चुकी थी। तो 10th तो बहुत अच्छा रहा, एकदम 8.8 सीजीपीए रहा, 84% अगर देखा जाए तो 10th में ऐसा लगा कि यार बहुत कम पढ़ाई की और बहुत अच्छा स्कोर हो गया। अब 10th के बाद सबसे पहले सब्जेक्ट चूज करना था साइंस, क्योंकि नहीं शुरू से लगा नहीं साइंस ही लेंगे। डिफरेंस ही नहीं पता था कॉमर्स साइंस क्या है, लेकिन हाँ साइंस लेना है इतना पता था क्योंकि जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ परासिया तहसील, तो वहाँ पे इतना सोचना इतना समझना उस वक्त में बहुत अंतर था, नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें। तो हाँ साइंस लेंगे, साइंस लेना मतलब बहुत अच्छी बात होती है। और 11th में एकदम से आपको एक स्वतंत्रता मिलती है। 11th में आप एकदम से खुलते हैं, आप लोगों को घूमने का बहुत मौका मिलता है, कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंसी आ जाती है। तो 11th में जो एकदम सडन फॉल था परसेंटेज में, क्योंकि 11th मतलब ऐसा लगा कि बस आप पास हुए हैं, क्योंकि 11th का जो रिजल्ट था एकदम शॉकिंग था क्योंकि बचपन से अभी तक आप एवरेज स्टूडेंट थे, पढ़ने में ठीक ठाक थे, ऐसा कभी कोई बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन 11th में सडन आपके 76% हो जाते हैं सीधे, मतलब आप 80s में रहने वाले स्टूडेंट थे और आपका ऐसा रिजल्ट आता है तो घर वाले भी एकदम टेंस हो जाते हैं कि यार ये सडन इतना फॉल क्यों रहा। तो कहीं ना थोड़ा सा एक डिप्रेसिंग इसलिए होता है कि घर वाले को अपन तो खुश थे कि यार अपन ने पढ़ाई कुछ नहीं की लेकिन इतने परसेंटेज बन गया, वो भी पास हो गया, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सडन उस समय 11-12 बच्चे हमारी क्लास के फेल हो गए थे। तो एक बहुत ऐसा था कि 11th में मैथ्स जबकि मेरा बहुत अच्छा था, तब भी 11th में मैथ्स एकदम पासिंग मार्क्स से पास हुआ था, तो बहुत डर एकदम से था। जैसे 11th हुआ 12th हुआ, अब 12th के बाद भी वही स्थिति कि अब क्या करेंगे। तो 12th के बाद सोचे कि यार इंजीनियरिंग का बहुत बूम चल रहा है तो इंजीनियरिंग ही कर लेते हैं। उस समय तक भी अब इंजीनियरिंग में ब्रांच भी कौन सी लें, तो ब्रांच ऐसा सोचे कि यार मैकेनिकल करना नहीं है। उसके बाद सोचे कंप्यूटर इतना ज्यादा क्या करेंगे, बनता इतना है नहीं, ठीक है नॉर्मल कंप्यूटर चला लेते हैं। तो बोले कौन सी करते, तो सिविल करेंगे। तो सिविल ब्रांच वैसे में ले लिए और आईआईटी और एनआईटी तो मिला नहीं था इससे ऐसा कुछ खास। तो पीटी के थ्रू जो नॉर्मल एक प्राइवेट कॉलेज होता है उसको भोपाल में ज्वाइन कर लिए और अब इंजीनियरिंग मोड में आ गए। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एकदम नॉर्मल जैसा चल रहा था। अब थर्ड ईयर के एंडिंग में अब घर वाले बोले कि यार लाइफ में करना क्या है, कुछ सोचो। एक दिन सडन ऐसे फादर का एक क्वेश्चन था, तो मैंने बोला नहीं अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोचा। तो उनका एकदम रिएक्शन एकदम शॉकिंग था कि यार थर्ड ईयर एंडिंग में आपका फोर्थ ईयर अगला होने वाला और अब आप अभी तक आप डिसाइडिंग कर पाए कि लाइफ में करना क्या है। क्योंकि सच में कभी ऐसा सोचे नहीं थे कि यार अब आगे ये करेंगे, बस सोचे थे हाँ अभी तो एक एक स्टेप चढ़ना है। लेकिन अब थर्ड ईयर की एंडिंग में जब
घर वाले क्वेश्चन करते हैं कि यार आप लाइफ में क्या करोगे, तो वो थोड़ा सा एक पॉइंट ब्रेक थ्रू था कहीं ना कहीं लाइफ का कि यार सच में क्या घर वाले अब सिंसियर हो गए आपको लेकर, आप अभी तक खुद के लिए सिंसियर नहीं हो। फिर धीरे धीरे ये बात एक हफ्ते बाद फिर फादर ने पूछे कि आपने सोचे कि आपको क्या करना, तो मुझे लगा नहीं यार सही बात है, एक हफ्ते पहले पापा ने पूछे थे, फिर अब पापा पूछ रहे, अभी तक अपन डिसाइड ही नहीं कर पाए कि क्या करना है। फिर हम बोले नहीं ठीक है डिसाइड करेंगे। अब 4th ईयर चालू हुआ, 7th सेमेस्टर में आया, तो उस समय एमबीए का बहुत बूम था। तो अब सोचे कि नहीं आप एमबीए करेंगे, क्योंकि 2-3 कोचिंग ज्वाइन कर लिए थे फ्रेंड्स ने, ये सब लोग करते, तो अपन ने सोचे यार अब प्लेसमेंट अपन को जॉब ऐसी करनी है नहीं, प्राइवेट नौकरी टाइप की तुरंत में सिविल की, क्योंकि सिविल कोई इंजीनियरिंग खास किए नहीं है, तो अब करते एक काम करते एमबीए कर लेते, अभी समय देते हैं अपने आप को। तो फिर उस समय ज्वाइन कर लिए, एकदम लास्ट 4-5-6 महीने बचे हैं, और समवॉट उस समय थोड़ा सा सिंसियर हुए कि यार लाइफ में थोड़ा सा, क्योंकि अब घर वालों का भी प्रेशर कहीं ना कहीं इस चीज को लेके था कि आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि आपको लाइफ में करना क्या है, और क्योंकि शुरू से स्थितियां ऐसी थी कि सोच ही नहीं पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा मेंटल प्रेशर आना चालू हो चुका था, क्योंकि फैमिली वालों के साथ डिसाइड तो करना ही है। तो हमने सोचा जब एमबीए करना तो अब अच्छे से करना है, कहीं ना कहीं एमबीए अच्छे से करेंगे, अच्छे कॉलेज से करेंगे, तो कहीं ना कहीं कोचिंग ज्वाइन किया, और थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत गया, क्योंकि एमबीए का भी कोई पता नहीं था, कुछ पता नहीं था, बस पता ही करना है। तो जैसे जैसे किए उस समय थोड़ा सा पढ़ाई किए, अच्छे से पढ़ाई किए, तो समवॉट आई मैनेज टू क्लियर कैट मेरा निकल गया, और अच्छे बिजनेस के ऑफर आगे, थोड़ा लगा नहीं यार उस समय अच्छी मेहनत हो गई है, और अब अच्छे मार्क्स हैं कैट में, तो चलो कैट कर लेते हैं। अब कहानी यहाँ पे भी खत्म नहीं, फाइनल ईयर का रिजल्ट आ गया और घर वालों को बोल दिया, तो तब तक घर वालों ने कुछ नहीं बोले कि ठीक है चलो कैट कर लो, एमबीए कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम पुणे का एक बेस्ट कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, कैट भी क्लियर है, बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो भी क्लियर थे, सिम्बायोसिस भी क्लियर था, तो सोचे इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे क्योंकि लाइफ अच्छी होती है, ऐसा कुछ सोचना था। तो फिर अब कॉलेज की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फीस भी जमा कर चुके हैं, ये स्थिति आ चुकी थी कि अब कॉलेज की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी दे चुके हैं, एडमिशन भी ले लिए, अब बस 1-2 महीने बाद जाना था। तो सडन एक दिन फादर के साथ बैठना हुआ, और फादर का कहना था कि तुम सही में चाहते हो कि तुम एमबीए करना चाहते हो, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो या बस ज्वाइन करना है ऐसा है। तो उस समय भी मैं एकदम निशब्द हो गया कि यार ये सही बात भी बोल रहे हैं कि यार ऐसा क्यों। तो उनका कहना था कि कहीं ना कहीं चौराहे पे खड़ी थी है ना। हाँ, अब एक टर्निंग पॉइंट जो कहा जाता है कि कहीं कहाँ लाइफ टर्न हुई, क्योंकि अभी तक लाइफ में सोचे नहीं थे कि यार प्रशासनिक इससे अमले में जाना है, या प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी करना है, या एक प्रशासनिक अधिकारी बनना है, ऐसा कुछ अभी तक सोचे ही नहीं थे लाइफ में। ना परिवार से कोई भी इस फील्ड में, सिविल सर्विसेज की फील्ड में था, कि हमारे पिता राजनीतिक इससे जुड़े हुए हैं, और बाकी बिजनेस क्लास फैमिली, बाकी राजनीति इसमें थे, तो कभी ऐसा सोचे ही नहीं कि कुछ ऐसा मतलब इसमें जाना है प्रशासनिक इसमें। और फादर का कहना था कि नहीं आप एक बार और सोचो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी ज्यादा अच्छे बनेंगे, ना कि किसी एक प्राइवेट जॉब करके। तो बहुत एक डिस्कशन 2-3 घंटे का उस दिन, बहुत एक ऐसा मुझे स्ट्रेस इंटरव्यू जैसा लग रहा था मुझे, कि फादर मुझे स्ट्रेस इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा, कहीं ना कहीं पीएचडी जैसा, और मैं जवाब देने लायक नहीं था। तो फिर उनने, अब उस दिन ये बात हुई, उनने फिर रिलैक्स मोड दिए, चलो ठीक है 2-3 दिन सोचो। 2-3 दिन बाद फिर हम लोग बैठे कहीं ना कहीं, फिर पापा बैठे और उन्होंने कहा कि क्या डिसाइड किया, मेरे पास उस दिन भी आंसर नहीं था। तो उनका कहीं ना कहीं कहना था कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं अगर, तो आप लोगों की सेवाएं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काम करेंगे। और अगर आप एक प्राइवेट जॉब में जा रहे हैं तो आप एक खुद के नरिशमेंट के लिए काम करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं समाज के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई आउटपुट नहीं देंगे। तो एक कहीं ना कहीं उनने जो एक माइंड मोल्ड किए। लेकिन अब घर सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि यार अब तो कॉलेज भी खत्म हो गया है, और अब कॉलेज एक ज्वाइन भी कर चुके हैं एमबीए के लिए, और अभी सडन एकदम डिसीजन घर वालों का कि यार वो चेंज करे कि नहीं आपको तो ये करना चाहिए। उन्होंने कोई प्रेशर नहीं दिए, सबसे तो बेस्ट थिंग थी कि कोई एक प्रेशर नहीं था कि नहीं आपको ये करना ही है। उनका एक ओपिनियन था कि कहीं ना कहीं आपको ये करोगे तो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं आप ज्यादा अच्छा कर पाओगे, लोगों में नाम कमाओगे, लोगों के लिए काम करोगे, समाज के लिए काम करोगे, और अपने नेशन बिल्डिंग के लिए कहीं ना कहीं काम होगा। जो आज तक हम करते आए हैं लोगों के लिए, वैसे कहीं ना कहीं आप भी करेंगे। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन में था तो नहीं यार नहीं करना है, लेकिन जैसे तैसे मन को मनाए, और बहुत परेशान हो गए कि यार अब क्या करें। अब फाइनल एग्जाम का दिन था, फाइनल डे एग्जाम का दे दिए, उसके एक हफ्ते बाद कहीं ना कहीं परिवार में एक फंक्शन था, तो हम लोग वहां गए हुए थे। तो सडनली आई स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ माय फादर, और मैं बहुत रोने लगा एकदम से। तो पापा एकदम से शॉक थे कि क्या हो गया, एकदम सडन लड़का ऐसा कभी सोचा नहीं है, और ऐसा नेचर उस टाइम में एकदम रोने क्यों लगा। तो बोले वो क्या गया एकदम सडन, क्या हो गया, मतलब यहाँ कुछ फंक्शन में कोई बात होगी क्या।
उन्होंने नहीं पापा एक्चुअली मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ कि लाइफ में करना क्या है। मैंने अब डिसाइड कर लिया क्योंकि अब मेरे को कॉलेज भी छोड़ चुका था, जो एमबीए के मैंने कॉलेज का मैंने मतलब इंस्टॉलमेंट जो दिया था उसके रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया था, और यहाँ पे मेरा कॉलेज खत्म हो गया है और मैं कोई प्लेसमेंट में भी नहीं बैठा हूँ। अब ये बहुत लाइफ चेंजिंग मोड था कि मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि साथ के दोस्त सब कुछ प्लेस हो चुके थे, जिनको एमबीए के कॉलेज ज्वाइन करना था, जिनको अदर कोई भी चीज करना था वो ज्वाइन कर चुके थे। मुझे ऐसा लग रहा था यार नहीं अकेले रह गया मेरे फ्रेंड सर्कल में जिसने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया कि इसको करना क्या है। और फादर ने मुझे बहुत समझाया, बहुत ज्यादा, मैं पैनिक कर गया था। उनका ये कहना था कि यार अभी तो आपका रिजल्ट ही नहीं आया कॉलेज का और आप अभी इतना पैनिक कर रहे हो तो कैसे चलेगा। अब उन्होंने बोले कि आपने जब मन बना लिए हो कि अब आपको पीएचडी की तैयारी करना है तो अब बिल्कुल कोई चीज ना छोड़ के, ना कुछ चीज सोच के आपको आगे बढ़ना है। उस दिन उन्होंने एक जो मतलब एक बात कही थी, जो मैंने जब हम लोगों ने लास्ट वीडियो आपने मेरे साथ किए थे तो उसमें मैंने कहा था, उन्होंने एक शब्द कहे थे, एक सेंटेंस कहे थे कि कल आपका पीएचडी निकल जाता है तो भी आप मेरे बेटे ही रहोगे, और कल पीएचडी नहीं भी निकलता है खुदा ना खास्ता पहले दूसरे अटेम्प्ट में जो भी, तब भी आप मेरे बेटे ही रहोगे। तो उसमें कोई अंतर नहीं आना है, दुनिया क्या कहेगी उसका मत सोचो कि लोग कहते हैं कि यार पीएचडी पहले अटेम्प्ट में नहीं निकल सकता, पीएचडी निकल ही नहीं सकता, पीएचडी में बहुत सारी दानलाई होती है, इस तरह की जो भी बातें होती हैं, तो इस प्रकार की ये सब फालतू बातें। आपको अपने आप पे विश्वास रखना है, आपको ऊपर वाले विश्वास रखना, और हम लोग तो आपके साथ एक प्लस पॉइंट मेरे साथ यही था कि मेरा फैमिली सपोर्ट बहुत था कहीं ना कहीं। मतलब मेरे फादर इस चीज को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न थे पढ़ाई को लेके कि वो मेरे फ्यूचर में अफेक्ट ना करे कोई भी ऐसी चीज जो मैं डाइवर्ट हुआ इस चीज को लेके। तो फिर इंदौर में मैंने कोचिंग ज्वाइन किया। अब सही स्तर से यहाँ से चालू होता है क्योंकि आपने लाइफ में सब कुछ छोड़ चुके हो, अब आपका फरवरी में अटेम्प्ट है, आप जून में जाके आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, आपके पास 5 महीने हार्डली बचे कि आपको तैयार करना पीएचडी जैसा, जिसका सिलेबस पीएचडी का सिलेबस ही समझने में लोगों को 5-6 महीने लग जाते हैं, और उसके बाद आपको 5-6 महीने बाद अटेम्प्ट था। तो अब स्टार्टिंग में गए, स्टार्टिंग के 2 हफ्ते तो ऐसा लगा कि यार बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था क्योंकि इंदौर में एक रूम लेके रह रहा था और फाइनेंशियल वेल कोई इशू नहीं था, लेकिन फैमिली में हेल्थ इश्यूज थे। थोड़ा मम्मी की तबीयत खराब रहती थी, मम्मी को शुगर है चुकी, दादी हार्ट पेशेंट थी, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सिनेरियो इसका रहता था कि मन कहीं ना कहीं डाइवर्टेड रहता था कि मम्मी का हेल्थ ठीक नहीं रहता है, दादी का हेल्थ ठीक नहीं रहता, तो कहीं ना कहीं ये परेशानियां थी। तो पापा उस चीज को पॉजिटिव लेके करते थे, नहीं हम तो यहाँ हैं, आपको अपनी पढ़ाई में ध्यान देना है। तो स्टार्टिंग के 2 हफ्ते तो बहुत ही पैनिक थे क्योंकि कुछ समझ में आ नहीं रहा था। 20 जून लगभग डेट हो चुकी थी और स्थिति बहुत खराब थी। हिस्ट्री ज्योग्राफी से कभी, क्योंकि 8 स्टूडेंट तो रहे नहीं, और बचपन में भी सोशल साइंस में कोई बहुत खास नंबर तो आते थे नहीं। उसके बाद हिंदी मेरा बहुत ही मतलब लिखने में बहुत वीक था क्योंकि केंद्रीय विद्यालय से मेरा स्कूलिंग रहा, केंद्रीय विद्यालय में ऑप्शनल रहता है हिंदी या संस्कृत, तो मैंने संस्कृत लेके रखा था। आप कभी सोची नहीं थी कि आपको पीएचडी करना है एमबीपीएससी, उसमें हिंदी पढ़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं, और फिर इकोनॉमिक्स भी मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता था। तो स्थिति जून जुलाई अगस्त तक तो इतनी खराब रही थी कि ऐसा लगा कि अब छोड़ देता हूँ, अगले साल सोचते कि हाँ बिल्कुल अगले साल सोचते कि कैट दूंगा, अब नहीं करना। पीएससी में तो हो नहीं रही क्योंकि कोई इंटरेक्शन नहीं था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हिस्ट्री में ना हड़प्पा समझ में आ रहा था, ना मॉडर्न। ज्योग्राफी में वो ज्योग्राफिकल कंडीशन समझ में नहीं आ पा रही थी, और इकोनॉमिक्स में जो अपन जीडीपी वीडीपी का फुल फॉर्म तक समझ में नहीं आ रहा था, तो पढ़ाई तो बहुत दूर की बात हो गई थी। तो अगस्त तक इतना ज्यादा एक वो था। लेकिन कहीं ना कहीं फिर फैमिली, फिर उस समय फादर का मिलना हुआ, फादर आया क्योंकि फादर बहुत मोटिवेटिंग रहे शुरू से मेरे। उस समय उनमें फिर बहुत एक डिटेल डिस्कशन रहा कि बोले अब लाइफ में बैक कदम लेने से अच्छा है कि अपन फ्रंट के लिए मेहनत करें। आप सीढ़ी पीछे नहीं आ सकते हो, अब सीढ़ी आगे ही चढ़ना पड़ेगा अगर किसी चीज पे आप एम में जा रहे हो। फिर बहुत कुछ उन्होंने समझाया, फिर धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने शुरू से शुरुआत किया, फिर मैं अपनी फैकल्टीज के साथ बैठा कहीं ना कहीं, जो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी मैंने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी बताया उनको कि क्या परेशानियां मेरे साथ स्टार्टिंग से रही और मैं क्या, क्योंकि मुझे इवन अगर आपको ऐसा लगेगा कि ये शॉकिंग, बट मुझे ये भी नहीं पता था कि उस समय 29 जो कैपिटल है आज की स्ट्रीम, 28 मतलब 28 स्टेट्स हो गए हैं, तो उनके कैपिटल्स क्या हैं। उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि उसके कैपिटल्स क्या है, मतलब इवन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अगर आप पूछते तो मुझे ये भी नहीं पता था उस समय। तो ये बहुत ही मतलब मेरे लिए डिप्रेसिंग था कि यार मुझे तो अभी इंडिया का ज्योग्राफिकल और ये सब चीजें ही नहीं पता, और मैं यहाँ पीएचडी देने आ गया हूँ तो लोग हंसेंगे क्या करेंगे। लोगों का बहुत डर था मुझे हमेशा से, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत अपन बोलते हैं ना कि अपन इस टाइप के बंदे रहे कि यार अपन को, मुझे थोड़ा सा इस टाइप से मेरा नेचर है कि मुझे डर लगता था हमेशा क्या लोग क्या सोचेंगे। और ये फैक्टर कहीं ना कहीं जो भी एक स्टार्टिंग में तैयारी करने आ रहा कोई भी बंदा या बंदी, मैं उसको ये सलाह देना चाहूंगा कि कभी डरना नहीं है लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि लोग क्या अचीव कर रहे हैं अपनी लाइफ में उनका एक अलग मैटर है, आप क्या अचीव कर रहे हो। क्योंकि लोग 2 दिन, अगर आपका सिलेक्शन होगा तो भी 2 दिन तारीफ करेंगे फिर भूल जाएंगे, नहीं होगा तो भी 2 दिन आपकी बुराई करेंगे और भूल जाएंगे। एट लास्ट आपने क्या अचीव किए हैं ये मायने रखता है।
और अगर आप सिलेक्ट हो जाते, लिटरली बताऊं तो बहुत आप जो बाद में फील करते, क्योंकि आज मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ, एक अप्रिसिएशन मिलता है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है कहीं ना कहीं, एक काइंड ऑफ अप्रिसिएशन मिलेगा। इतना आप एक लोगों के लिए काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सरकारी जॉब जो अपन बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि सरकारी जॉब की, तो सरकारी जॉब का जो मैंने समझाऊ ना, सरकारी जॉब मतलब सेटिस्फेक्शन इस चीज का कि आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं बोलूंगा, क्योंकि आप एक जो डाउन लेवल, जो आखिरी इंसान जिसको पेंशन नहीं मिल रही है, आखिरी इंसान जिसको मजदूरी, क्योंकि मैं सीओ जनपद की पोस्ट पे अभी, तो मैं जिसको पेंशन नहीं मिल रही है, वृद्ध अगर महिला आई एक दिन सडनली ऑफिस में, उसको पेंशन नहीं मिल रही, तो उसके लिए 600 रुपए आप एक पिज्जा खा के खत्म कर देते, उसके लिए पूरे महीने भर की कमाई है वो कहीं ना कहीं। एक इंसान जो मजदूरी, जो 190 रुपए दर चल रहा है आज के दिन में, 190 रुपए आप दिन में ऐसे ही उड़ा देते हैं, वो 190 रुपए में जब वो दिन भर का मजदूरी करता है तो शाम में चूल्हा जलता है कहीं ना कहीं। ऐसे अनेक स्कीम, जो प्रधानमंत्री आवास 1,20,000 रुपए जो हम लोग सरकार पेंशन करती है, तो उसमें उसके लिए छत मिल जाती है लोगों को रहने के लिए। इंसान बोलता है ना कि रोटी, कपड़ा और मकान, तो आप उन लोगों के लिए काम करते हैं कि आप उनको रोटी भी प्रोवाइड करवा रहे। जैसे कोरोना में अभी हम लोग ने पूरा फूड जो है, मतलब जितना बंटना चाहिए, 5 किलो अनाज, 5 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, वो पूरा बंटवाया। उसके बाद घर आप प्रधानमंत्री आवास कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे डिफरेंट अलग अलग विभाग की जो अलग अलग स्कीम, आप चाहे पुलिस में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, या डिफरेंट कोई भी पीएचसी के थ्रू आप जो आ रहे हैं, तो सब में आप एक डाउन लेवल इंसान की आप काम कर रहे हैं, जो एक बहुत ही सेटिस्फाइंग जॉब होती है कहीं ना कहीं। आपको लगता है नहीं यार, दिन भर में मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा किया। तो ये चीज था। फिर अगस्त में क्योंकि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अब डर लगने लगा था, क्योंकि जैसे मेरी क्लास में 110 की स्ट्रेंथ थी, तो अपना नंबर आता था वही 105, 106 में। अपन ने कोई भी टेस्ट दिए तो ऐसा लगता था कि यार अपन क्या कर रहे हैं। फिर मैंने पूरा एक टाइम टेबल बनाया, एक प्रॉपर। फिर मैंने अपने आप को, सबसे गंदी आदत मेरी ये थी कि मैं लोगों से अपने आप को कंपेयर करता था। अगर आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात बहुत सीखी, जो मैंने सीखी है, कि आप अपने आप को कभी किसी से कंपेयर ना करें। अगर आप सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर क्या बंदे ही से कंपेयर करते थे या कुछ बंदियां भी थी? नहीं, इसमें तो आप दोनों से कंपेयर करते हैं कहीं ना कहीं। क्या होता है इसमें, एक्चुअली क्या होता है कि आप कंपेयर जब करने लगते हैं ना, तो आप और डाउन जाते हैं आपकी परफॉर्मेंस। क्योंकि जब मैं कंपेयर करता था ना, तब हमने पिछली परफॉर्मेंस से और कहीं ना कहीं मैं डाउन पाता था अपने आप को। क्योंकि आपको लगता है उसके आ रहे 90 मार्क्स, अगर आपने 100 नंबर का फैकल्टी प्रीलिम्स का दिए और आपके आए 40 नंबर, तो आप और डाउन है कि यार उसके कैसा है। तो हम आधा दिन तो वहीं बर्बाद कर देते थे, यार उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी क्यों, हमारी बुरी क्यों। अगर बकायदा हम अपने इसमें मेहनत करें कि हमारा इतना कम क्यों हुआ है, हम इतने, तो धीरे धीरे मैंने अपनी वीकनेस पकड़ा। सबसे पहले तो मुझे पता था क्या, हिस्ट्री में मेरा एंशिएंट हिस्ट्री बहुत बुरा है, मैं नहीं कर पा रहा। ज्योग्राफी पार्ट में मेरा थोड़ा सा, मैं देखता था कि यार मुझे ज्योग्राफिकल कंडीशन जो होती है, या थोड़ा सा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ये थोड़ा सा मेरा पार्ट कमजोर है। रिवर्स वाला, माउंटेन्स वाला, ये स्लेटिस वाला जो पार्ट होता था, वो मेरा थोड़ा सा कमजोर था। मैंने सब्जेक्ट वाइज अपने आप को एनालाइज किया, जो क्योंकि टेस्ट दे चुका था मैंने बहुत सारे, मैंने एनालाइज किया कि मेरा किस पार्ट से। और सबसे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे मेन, क्योंकि आप प्री और मेन तो सिलेबस होना, क्योंकि बहुत लोग जब तैयारी करने आते हैं, तो मेरी भी गलती ये थी कि 3 महीने मैंने सिलेबस ही नहीं देखा था कि एमपीपीएससी का सिलेबस क्या होता है। तो सबसे बड़ा तो दिक्कत मेरे साथ ये थी कि मुझे सिलेबस ही नहीं पता था कहीं ना कहीं। तो सिलेबस देखना भी बहुत जरूरी है कि सिलेबस देख के आप अपने आप का आकलन करते हैं कि भाई आपको पता भी तो हो कि सिलेबस में क्या हो रहा है, आप पढ़ क्या रहे हो। भाई सिलेबस में हड़प्पा सिविलाइजेशन लिखा है, वर्ल्ड वार 3 जो भी हो रहा है उसमें पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं वो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो फिर अगस्त सितंबर से मेरा कहीं ना कहीं डायरेक्शन चेंज हुआ, एक प्रॉपर डायरेक्शन जो बोलते हैं। फिर मैंने उन लोगों से बात करना स्टार्ट किया जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, या जिन लोगों के डाटा अटेम्प्ट हो गए थे, मैं उन लोगों के साथ उतना बैठना चाहती थी। उन लोगों ने अपनी लाइफ में, ये आपका वही पीक टाइम था जब एक प्लेन रनवे पर होता है एंड इट इज जस्ट गोइंग टू बी टेक ऑफ। बिल्कुल, बस ये सितंबर एंडिंग आते हैं, क्योंकि उस समय अक्टूबर में दिवाली पड़ी थी। तो मैंने सितंबर एंडिंग तक पूरा अपना टाइम टेबल प्रॉपरली बना लिया था, 3 मंथ का मुझे क्या करना है, क्योंकि उस समय पता थी फैब में होना है पीएससी। तो मैंने दिवाली की छुट्टी में जाने से पहले मैंने अपना पूरा एक प्रॉपरली टाइम टेबल में अब एकदम प्रिपरेशन मोड में अब आ चुका था सितंबर एंडिंग तक। अभी तक तो मतलब ऐसा था कि बस चल रहा था, बोलते हैं ना कि अपन सिर्फ एक हार्डवर्क कर रहे थे। आई वॉज डूइंग ओनली हार्डवर्क, नॉट स्मार्ट वर्क। और पीएससी में आपको हार्डवर्क 50% है, तो स्मार्ट वर्क आपका 50% प्ले करता है। क्योंकि यहाँ पे अगर सिर्फ आप हार्डवर्क के भरोसे रहेंगे तो यहाँ पे लोग अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं और लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि उनकी मेहनत में कमी है, लेकिन स्टैटिकली जो टेक्निक होना चाहिए, जिस पार्ट को उनको जितना वेटेज होता है उसके लिए उतनी पढ़ाई करना चाहिए, तो शायद लोग ये गलती करते हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनल, सबके अपने अपने व्यूज होते हैं।
तो यहाँ पे आपको स्मार्टली वर्क करना, सितंबर एंड तक कहीं ना कहीं होता। अब क्या हुआ कि जब अक्टूबर में मेरा दिवाली से मैं आया, तब मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो चुका था, लेकिन उस समय जब मैंने जितने टेस्ट दिया उस समय मेरी कंडीशन और पुअर होगी कहीं ना कहीं। तो मुझे तब लगा कि यार जब मैंने इतनी पढ़ लिया और जब मैं नहीं पढ़ रहा था तो मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, मैंने इतना पढ़ लिया तब मेरे और बुरे मार्क्स आने लगे। तो उस समय तो और दिमाग खराब हो गया कि यार बीएससी कोई मतलब करनी है, अपन को तो नहीं करना है, और इस टाइप से बहुत सारी नेगेटिविटी मन में भरने लगी। अब अक्टूबर एंड आ गया है, आपका नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने से मैंने बोला फिर से स्टार्ट करते हैं कहीं ना कहीं, फिर स्टार्ट करने ही कि अब अपने पास कोई ऑप्शन है नहीं। तब फिर जो मेरा टाइम टेबल था, मैंने बोला मैं अब इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जो मैंने सीखा कि यहाँ पे 10 सोर्सेज से अच्छा एक ही सोर्स को 10 बार पढ़ो। जो हमने सीखे कि बहुत अच्छा हमको बोलते थे जो मेरे सीनियर्स थे कि दिस इज अ ओशियन, ठीक है, एंड जस्ट लाइक एन ओशियन यू डू नॉट हैव टू ड्रॉन, मतलब आपको एकदम डूबना नहीं है, आपको सिर्फ इसमें तैर के सरफेस से निकल जाना, मतलब यू हैव टू टच एवरीथिंग नॉट समथिंग ऑफ एवरीथिंग, मतलब आपको हर चीज का कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ना कि एक ही चीज का सब कुछ पढ़ना है। तो आपको सरफेस लेते चलना है, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है और कोई भी चीज के आने का परसेंटेज 0.1 होता है, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है और कोई भी सिलेबस, मतलब आपको ये कि आप एक वो से देख सकते हैं कि पुराने क्वेश्चन पेपर से एनालिस कर सकते हैं क्या आने के चांसेस है, लेकिन कोई भी चीज की आने के चांसेस कोई शॉर्ट नहीं होते। तो एक जो मैंने स्किप किया था, जो मुझे लगता था जो टॉपिक एकदम एंड में जब मैं तैयारी कर रहा था, एकदम नवंबर दिसंबर आ गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ये टॉपिक मेरे से बिल्कुल नहीं बनने वाला, जैसे इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट था या ज्योग्राफी, तो मैंने उसको टोटली छोड़ दिया था बिल्कुल। मतलब जैसे ऐसा नहीं, बहुत सारे टॉपिक जब जो मुझे लगते थे कि यार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं और ये मेरे को बन भी नहीं रहे, जैसे ओशन करेंट बहुत समय से ना मेंस में आया हुआ था ना प्री में आया हुआ था, और ओशन करेंट्स मुझे आज भी समझ में नहीं आता है, तो मैंने उसको एकदम छोड़ दिया, क्योंकि अब फैकल्टी ने बोल दी थी कि अब आपको प्रॉपर रिवीजन मोड करना है आपको। तो उस समय आप टोटल आप रिवीजन मोड में, अगर आप उस समय आप अगर नया टॉपिक उठाते हो, क्योंकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था और आपके पास समय ज्यादा बचा नहीं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो अब मैंने बोला जो चीज मेरा छूट गया था दिसंबर तक, मतलब क्योंकि काफी 80-90% कवर कर, लेकिन अब जो 10% छूट गया था, तो ये मेरा पर्सनल व्यू था, मैंने उसको बिल्कुल छोड़ दिया था कि मैंने बोला यार ठीक है, कोई भी चीज आने का परसेंटेज बहुत ही कम होता है। तो मैंने सोचा कि यार मैं एक टॉपिक कारण मैं अपना जो रिवीजन है पूरा उसको खराब हम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अब डिमोटिवेट भी होऊंगा सिर्फ 1-2 टॉपिक को उठाने के चक्कर में पुराना। तो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट हुआ प्रीलिम्स के लिए। अब जैसे तैसे प्रीलिम्स बहुत अच्छा रहा, बहुत उस दिन मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा था और मेरे मार्क्स भी काफी अच्छे थे और प्री निकल गया। अब रियल स्ट्रगल अब स्टार्ट होता है कहीं ना कहीं, अब मैं देखूं, क्योंकि प्री तो ऑब्जेक्टिव होता है, आपने गोले भरे हैं और प्री निकल गया, क्योंकि वो आपका स्टैटिक क्वेश्चन होता है, बिल्कुल लिखना तो मेंस में, क्योंकि अब आपका हिंदी भी वीक है, आपको इकोनॉमिक्स भी नहीं आता है, साइंस एंड टेक आपने कभी पढ़े ही नहीं, साइंस नॉर्मल पढ़ो, साइंस एंड टेक आपने नहीं पढ़े, हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे तैसे चल रहा था, फिर थोड़ा बहुत एमपी पे भरोसा था और सोशल सेक्टर थोड़े बहुत स्कीम, क्योंकि करंट अफेयर भी कभी जीवन में पढ़े नहीं, न्यूज़पेपर कभी इच्छा ही नहीं हुई पढ़ने की, क्योंकि लाइफ में कभी सोची नहीं थी कि इस फील्ड में जाना, तो न्यूज़पेपर भी कभी नहीं पढ़ते थे, नॉर्मल टीवी में जो न्यूज देख लिया कुछ कर लिए। तो अब मीन्स का स्ट्रगल इतना ज्यादा था, क्योंकि पहली बात तो मेरे पास नोट्स नहीं थे, तो सबसे पहले तो क्योंकि मुझे पता चल गया था कि यार मैंने क्योंकि मार्क्स कैलकुलेट कर लिए थे, तो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मेरा प्री तो निकल रहा है और मैं बहुत ही सेफ साइड में था। तो मैंने सबसे पहले तो 2 हफ्तों में नोट्स इकट्ठे किया, क्योंकि नोट्स ही आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही नोट्स, क्योंकि जब मैंने पहली बार मेंस का सिलेबस पढ़ा तो मुझे 40 मिनट लगभग लगे थे। तो वो एक इतना बड़ा सिलेबस पढ़ के स्थिति ऐसी होगी थी कि यार प्री तो निकल गया, हम मेंस निकालना मतलब आसान तो लग नहीं रहा था, क्योंकि आपके साथ लोगों का कंपटीशन है जो ऑलरेडी 4-4 5-5 अटेम्प्ट दे चुके हैं, आपकी इवन फैकल्टी जो अटेम्प्ट दे चुकी है, जो उन्होंने लास्ट ईयर इंटरव्यूज भी दिए और आप उनके साथ दे रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे तैयारी से ज्यादा इंसान फ्रस्ट्रेटिंग और डिमोरलाइज होता है। आप पढ़ाई कितनी भी कर लें, लेकिन मानसिक तनाव आपको पीएससी में सबसे नीचे डुबोता है, और इंसान यहाँ पे उसकी तैयारी के कारण नहीं फेल होता है, उसके मानसिक तनाव के कारण यहाँ पे फेल होता है, जो मैंने सीखा या जो मुझे समझ आया। अगर आप माइंड में फ्री नहीं है तो कहीं ना कहीं आप फेलियर की जगह एक कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों से आपका कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से है कि आप अपना माइंड कितना स्टेबल रखते हो। और मेरा माइंड ऐसा कि कभी स्टेबल रहता ही नहीं था, तो प्रीलिम्स में भी आखिरी में कुछ चीजें उस समय भी, क्योंकि फेब में था पेपर, जनवरी में कुछ ऐसी चीजें हुई लाइफ में जो नहीं होनी थी, बहुत सारी ऐसी पर्सनल चीजें होती हैं जो नहीं होनी थी, तो वो बहुत ही टर्निंग पॉइंट था कि जनवरी में बहुत ज्यादा अपने लो मोड में जा चुका था लाइफ से लिटरली। तो कुछ चीजें कि आप बहुत ज्यादा लो मोड में, फैमिली की फ्रेंड्स का कुछ इश्यू था, बहुत सारी चीजें थी, तो आप जनवरी में बहुत लो मोड में जा चुके थे और फिर सडन आपका था, तो कहीं ना कहीं एक मैं इससे मोटिवेशन भी था और कहीं ना कहीं एक मन में तनाव भी था
तो मैं थोड़ा सा मोटिवेशन के साइड ज्यादा रुख किया कि गुस्से में कि नहीं अब तो करना ही है, तो फिर ऐसी जाती नहीं अब तो करना ही है वाली बात हो जाती है। तो वो 1-1.5 महीने आप कहते थे कि एकदम नहीं अब करना, और आप जब एकदम फोकस हो जाते हैं तो आप मानिए कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि यार आपको एक पॉजिटिविटी फिर चारों ओर से गिरने लगती है। अगर आप एकदम से नेगेटिव मोड से मोटिवेटेड मोड में आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको बोलते हैं कि यार कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी होती, मुझे भी समझ में नहीं आई कि उस समय क्या चीजें हुई, लेकिन मैं बहुत पॉजिटिव मोड में आया, मुझे चीजें समझने में आने लगी, मैंने अपना माइंड एकदम शांत किया पहले तो उस समय, उस 1-1.5 महीनों में, और एकदम प्रॉपर फोकस हो गया, क्योंकि यहाँ पे फोकस होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिर मेंस में सब चीजें, क्योंकि अब धीरे धीरे वही स्टार्टिंग की स्टोरी यही थी, क्योंकि आपको लिखते नहीं बनता था प्रॉपरली, हिंदी आपकी स्थिति बहुत खराब थी, और आप अपने को स्टूडेंट में जब आप मार्क्स की लिस्ट में देखते तो आप अपने आप को लास्ट थी। लेकिन फिर वही है कि टेस्ट देने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चालू किए, टेस्ट देना चालू किए, तो उससे यहाँ पे अगर आप पीएचडी की तैयारी करते तो मुझे ऐसा लगता है ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए, जितने टेस्ट देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखना इंपॉर्टेंट है, नॉलेज आपके लिखने से ही बढ़ेगा, कैसे लिखना है, आंसर फ्रेमिंग क्या होता है, क्योंकि मेरा आंसर फ्रेमिंग बहुत जीरो था। फिर धीरे धीरे बहुत ही मतलब एक नेगेटिव मोड से, क्योंकि अब एक पॉजिटिविटी ये भी आ गई थी कि आप प्रीलिम्स आप निकाल चुके हैं, और एक डर भी था कि अब मेंस पिछले बार अगले बार क्योंकि प्री निकलता नहीं निकल रहा, तो एक मोटिवेशन भी था, एक डिमोटिवेशन, दोनों का कंबाइन जो बोलते हैं कि प्री अगले बार निकलेगा कि नहीं, और मेंस अगर निकाल लेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन माना जाएगा। तो दोनों चीज का एक बोलते हैं ना मिक्सचर काइंड ऑफ, तो इसमें वर्क किया और जैसे जैसे फिर मेंस निकला। ग्रेट ग्रेट, बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही उम्दा। मतलब इतना सारी चीजें दिमाग में लेके चलना होता है हमें। पीएससी की तैयारी में मुझे तो लगता है कि मतलब आपको माइंड को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा माइंड तो रिलैक्स रहता नहीं था, और जो लोग थोड़ा सा मतलब जिनको ऐसा लगता है कि जैसे मुझे गुस्सा बहुत आता है कहीं ना कहीं, तो ये सब चीजें अफेक्ट करती है। सबसे पहले आप अपने आप को शांत कीजिए, क्योंकि ये सब चीजें पीएससी में, क्योंकि आप पीएससी प्रिपरेशन जो है अगर आप आ रहे हैं या आप आने वाले हैं या आप लोग कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले तो मन शांत करना, क्योंकि यहाँ पे फेलियर्स भी हैं, कि जरूरी नहीं कि हर इंसान को फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता मिल जाए, क्योंकि मैंने देखा कि इतने जेन्युइन लोग हैं जो जिनके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं, जो मतलब पूरा बोलते हैं ना, जो बेसिक बुक्स है उनके माइंड में रटी हुई है, लेकिन जिस दिन आप पेपर देने जाते हैं उस दिन आप हड़बड़ी में टेंशन में अपना आपा खो देते हैं, और आपको सब कुछ आते हुए भी आप वहां पे तक गलती करते हैं। क्योंकि मेरे साथ खुद ये चीजें हुई थी, आती हुई चीजें मैंने मेंस में जो गलत करके आया, मैंने क्वेश्चन स्किप कर दिए गलती में 15 मार्कर, मतलब ये बहुत मतलब इतना बड़ा घाटा, जो 15 मार्कर का एक क्वेश्चन स्किप करना, जो आप अपनी फेवरेट पोस्ट से छूट जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा भी कहीं ना कहीं डीसी रहा, 8-9 नंबर से रह गया मेरा डीसी। तो ये आपकी गलतियां आपको सिखाती हैं कहीं ना कहीं कि आप एक जो टेंशन वाला माहौल क्रिएट कर लेते हैं खुद ही में, और वो चीज आपकी रिफ्लेक्ट होती है एग्जाम में, तो वो नहीं होना चाहिए मुझे समझता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है आपसे कि जनरली क्या एक इमेज रहती है हमारी कि जब हम तैयारी करते हैं तो पीएससी मतलब सेक्रीफाइस मांगती, तो सब लोग जो है, तो क्या सब ब्रह्मचारी टाइप, ऑल द काइंड ऑफ पीपल, सब आसपास यही लोग रहते? अच्छा, क्या कुछ कहानियां भी पनपती? नहीं, कहानियां तो बिल्कुल बनाती हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। बस मेरा मानना ये है कि मतलब आप एकदम बोलते ना कि एकदम साधु भी मत बनिए, और आप एकदम ब्लॉगर भी मत बनिए, क्योंकि मैं सोशल मीडिया एडिक्ट शुरू से मैं खुद रहा हूँ, लेकिन जब उसका प्रिपरेशन मोड में हो तो मैंने भी अपना चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इवन सिर्फ लिमिटेड यूज में ये सब तो बंद कर दिया था सोशल मीडिया। और आप अपने संडे को, ऐसा नहीं कि आप संडे को भी अपना संडे भी करें, मैं इवन सैटरडे शाम से पढ़ना छोड़ देता था, संडे को बस मैं टेस्ट देता था, 1-2 घंटे जो पढ़े, बाकी मैं पूरा रिलैक्स करता था। आपको थोड़ा सा एक लाइफ में एंजॉयमेंट भी जरूरी है, एक कुछ आपके ऐसे फ्रेंड्स होना चाहिए, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, या जो भी बंदा आप जिससे शेयर कर सकते हैं अपने सीक्रेट, या आपका बोलते ना पूरी एक तैयारी की जर्नी, क्योंकि आपको डेली एक इंसान ऐसा चाहिए बात करने के लिए कहीं ना कहीं, जो आपको स्ट्रेस से आपको थोड़ा सा फील करवाए कि आप ठीक है, आप ठीक है, आप कर सकते हैं, आपको मोटिवेटिंग, चाहे वो आपके पेरेंट्स क्यों ना हो, कोई ना कोई लाइफ में आपका इंसान ऐसा होना चाहिए कि आप उससे अपनी डेली बातें शेयर कर सकें। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आप पेरेंट्स से शेयर ना कर पाए, तो आपको कोई फ्रेंड अच्छा हो, या जो भी इंसान जिससे आप शेयर करते हो उससे शेयर करें, जिससे आपका मन लाइट हो, फील हो। और बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया आप, लेकिन सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। व्हाट्सएप आप रखें तो सिर्फ काम के लिए यूज करें, पढ़ाई के लिए यूज करें, क्योंकि एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मानिए पूरी जिंदगी पड़ी है ये सब चलाने के लिए, और सिलेक्शन हो जाएगा तो लोग वैसे ही आपसे कनेक्ट हो जाएंगे ऑलरेडी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं होगा तो फेलियर होगा आपका, 1 साल और आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
तो उसको अवॉइड करने के लिए अगर 3 4 5 महीने हम सेक्रीफाइस करते हैं कुछ लाइफ में, अगर हम थोड़ा सोशल मीडिया से दूर होते हैं, थोड़ा सा पार्टी करना छोड़ देते हैं। मैं खुद एकदम मूवी एडिक्ट हूँ, मैं बहुत कोई भी से जाता था, लेकिन उस समय मैंने 3 4 महीने अपने आपको बहुत कंट्रोल किया था। मैं निकलना छोड़ दिया था, संडे थोड़ा बहुत निकलते थे, वही माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए नॉर्मल कहीं गए, बाहर खाना वाना खा लिए। उसके अलावा थोड़ा सा आपको रेस्ट्रिक्ट तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, अगर इस एग्जाम को देना है तो ये एग्जाम कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस मांगता है। ओके, तो दोस्तों आपने सुनी हमारे आज के नायक है ना संस्कार जी की कहानी। तो मतलब आप बड़ी दिलचस्प बात है ना कि दूरियां मत बनाइए चीजों से, बस उन दूरियों को, उन फासलों को अपनी सक्सेस में जरूर बदलिए। अगर आपको लगता है कोई आपका पार्टनर है जो आपके साथ पढ़ाई करता है, चाहे वो लड़की क्यों ना हो, अगर आप उनसे बात करते हैं तो बिल्कुल बात करिए और कनेक्टेड भी रहिए, कभी कभार बातें भी करिए, लेकिन एक अपने माइंड को रिलैक्स करते हुए अपने एग्जाम पर हमेशा फोकस बनाए रखें। तो दोस्तों ये थी एक खूबसूरत कहानी हमारे आज के नायक संस्कार बावरिया जी की कहानी। ये जनपद सीईओ हैं और कसम से मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब कोई बोलता है कि मैंने आज किसी गरीब की मदद की है, किसी